एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर 253 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग 253 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 254 के साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 254। सवाल में दिया गया है 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या आपको बताना है जो 53 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि 53 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ट्रेडिशनली भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो 2-3 तरीके से, और ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आप किस सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हो और किस सवाल को आप ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहते हो। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप देखो, हर सवाल को अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना शुरू करोगे तो कुछ एक सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर उस सवाल को ऑप्शन से अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर उसी सवाल को अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो सेकेंडों में हो जाएगा। तो ये सोच आपके अंदर होना चाहिए कि किस सवाल को हम ऑप्शन से करें तो समय कम लगेगा और किस सवाल को हम ट्रेडिशनली सॉल्व करें तो समय कम लगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। तो देखिए, अगर इस सवाल को मैं अगर ट्रेडिशनली सॉल्व करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऑप्शन से करोगे ना, तो चूंकि 53 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो प्राइम नंबर का कोई एक्चुअल रियल नेचर नहीं होता है, वो अलग अलग टाइप्स के नंबर होंगे। मतलब जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 53 से विभाजित होने वाली, उस नंबर का नेचर कैसा होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो नंबर है वह एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आप उस नंबर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते हो। लेकिन जितना देर में अगर आप उस सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करना शुरू करोगे, उतना देर में आप इसको ट्रेडिशनली भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शन से कैसे किया जा सकता है वो तरीका भी हम लोग देखेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 254 के साथ। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या आपको बताना है 53 से विभाजित होने वाली। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दीजिए। तो 1 पर 5 जीरो लगा दीजिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसको हमें 53 से भाग करके चेक करना है कि रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा। क्योंकि हमें पता है कि ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वह 53 से विभाजित होने वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं और इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो ये नंबर जो होगा वह इससे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जब 53 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। फिर वहाँ से हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं 53 से विभाजित होने वाली। तो चलिए इसको इससे हम भाग करते हैं। कितने बार में लगेगा? तो एक बार में लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 यानी कि 53। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। 100 में से 53 को माइनस करोगे तो शेषफल हो जाएगा 47। अगली संख्या है 0, तो यहाँ पर नंबर बन गया है 470। अब सोचिए 53 को कितने बार में मैं लगाऊं कि इसके आसपास वाली संख्या आपको मिल जाए। तो आप कहोगे 8 बार में आप लगाओ। 8 टाइम्स में अगर आप जाते हो तो चूंकि 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 8 × 3 = 24 हो जाएगा। यानी कि कितना नंबर आपको मिल जाएगा? 424 मिल जाएगा। 424, 424। फिर आप इसको इससे माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर मिल जाएगा 6 - 2 होगा कितना? 4, और फिर 4 से 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या है? अगली संख्या 1 और 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए और फिर इसको 8 टाइम्स में लेके जाइए, 8 बार में लगाइए और यहाँ पर ये फिर से हो जाएगा 424। फिर इसको आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 36। 60 में से 24 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर 36 मिलेगा और ये 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर अंतिम जो अंक है वह भी 0 है। आप सोचिए अब कितने बार में आप लगाओगे। अगर मैं 7 बार में जाता हूँ तो 7 × 5 = 35 यानी कि 350, अब प्लस 21 हो जाएगा यानी कि 371 हो जाएगा और नंबर आपको है कितना? 360। तो आप इसको कितने बार में लेके जाइए? 6 बार में लेके जाइए। अगर 6 बार में मैं लेके जाता हूँ तो 6 × 5 = 30 यानी 300, आप प्लस 18, 318 मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा कितना? 318। दोनों के बीच का गैप कितने का है? 42 का है। तो यही है। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यही संख्या हो जाएगा। यानी कि जब इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को आप 53 से भाग कर रहे हो तो क्वोशेंट आपको ये मिल रहा है और रिमाइंडर जो है वह ये मिल रहा है। यानी ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वह 53 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। ये एक शेषफल आपसे आप छोड़ रहा है। यानी जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है वह मिल रहा है 42।
अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 53 से विभाजित होने वाली संख्या। तो यहाँ पर आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आपको चाहिए नंबर जो हो वह 53 से विभाजित होने वाली, तो आप कहोगे चुपचाप आप इस 42 को इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वह हो जाएगा 53 से विभाजित होने वाली संख्या आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आप 42 तो छोड़ दीजिए, आप एक भी अगर घटा देते हो, एक भी अगर घटा दोगे तो ये 6 अंकों की संख्या नहीं रह पाएगी, ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन आपको जो संख्या चाहिए वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस रिमाइंडर को इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो अब एक और रास्ता है, रास्ता ये है कि इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर के बीच के डिफरेंस को आप लीजिए और इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तब भी जो नंबर आपको मिलेगा वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 53 में से 42 को माइनस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 11, यानी कि डिफरेंस जो है इन दोनों का डिवाइजर और शेषफल यानी कि भाजक और शेषफल के बीच का जो अंतर है वह 11 है। अगर इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर मैं डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच के डिफरेंस को ऐड कर देता हूँ, तब जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तब जो रिजल्ट मिलेगा वह यह मिलेगा। और ये नंबर जो होगा वह किससे विभाजित होगा, 53 से विभाजित होगा। और यही तो इस सवाल का उत्तर है। हमसे क्या पूछा था कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए 53 से विभाजित होने वाली। तो चलिए इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जब आप 11 जोड़ोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा 1 पर 3 0 और अंतिम से 2 अंक। तो यही तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 53 से विभाजित होने वाली। तो यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए हमें एक्सप्लेन करना होता है इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए 53 से विभाजित होने वाली। तो मैं सबसे पहले वो संख्या जानना चाहता हूँ जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और 53 से विभाजित होने वाली होगी। तो वहाँ से हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक भी जा सकते हैं। तो देखिए 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है उस संख्या का नेचर जो होता है वह कुछ ऐसा होता है। ये जो होगा वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। अब मैं इसको 53 से भाग करके ये चेक करना चाहता हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो एक बार में लगाओगे तो ये हो जाएगा 53, यहाँ से शेषफल आपको मिल जाएगा कितना, 6 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 5 घटेगा फिर 4, अगली संख्या है 9, तो ये 469 हो जा रहा। कितने बार में लगाओगे, 8 बार में लगेगा, 424। फिर इसको आप माइनस कीजिए, 9 में से 4 घटेगा 5 आ जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, ये संख्या कट जाएगी। फिर अगली संख्या है 9, तो 459, फिर इसको 8 बार में लेके जाइए तो यहाँ पर फिर मिलेगा 424। फिर इसको माइनस कीजिए, 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, ठीक, 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, ये संख्या कट जाएगा। आगे कोई संख्या है, आगे एक और 9 है तो इसको एक और 9 यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बन रहा है वो 359 बन रहा है कि नहीं है। तो अब इसको कितने बार में लेके जाइएगा, तो आप कहोगे 6 बार में इसको लेके जाइए। तो 6 बार में लेके जाएंगे तो 6 पचे 300 होता है, यानी कि 60 पचे कितना होता है, 60 पचे कितना होता है 300। अगर मैं 50 को 6 से गुना करूँगा तो हमें 300 मिलेगा, और फिर 3 को 6 से गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा, 18, यानी कि 318 मिल जाएगा। तो अगर आप 6 बार में लेके जाते हो तो आपको मिलेगा 318, यही होगा। 9 में से 8 घटेगा 1 मिल जाएगा, 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और ये 3 तो कट ही जाएगा। तो मतलब ये कि जब 53 को हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं, यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 53 से जब भाग किया जा रहा है तो भागफल आपको ये मिल रहा है और शेषफल आपको ये मिल रहा है। अगर हमसे सवाल में पूछा होता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए 53 से विभाजित होने वाली, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देते। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 53 से विभाजित होने वाली। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा तब भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 53 से विभाजित होने वाली। लेकिन सावधान, आपसे ये नहीं पूछा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 53 से विभाजित होने वाली। हमसे पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी
53 से विभाजित होने वाली। तो आप क्या करो, हमें पता है कि इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा तो ये नंबर जो होगा वह 5 अंकों का नहीं रह जाएगा, ये 6 अंकों का हो जाएगा। तो हमें इसको 6 अंक का नंबर बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि हमें पता है कि इन दोनों का यानी कि 53 से विभाजित होने वाला नंबर आपको चाहिए और आप चाहते हो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिले। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा वह कितना होगा, आप कहोगे 12 होगा। जब 53 में से 41 को माइनस करोगे तो 12 होगा। तो अगर इस 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर आप 12 जोड़ देते हो, यहाँ पर जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है अगर इसमें आप अगर 12 जोड़ देते हो तो जो नंबर आपको मिलेगा वह 53 से पूर्णतः विभाजित होगा और शेषफल आपको 0 दे देगा। तो 12 जब इसमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट जो होगा वह 1 पर 3 0 और अंतिम से 1 अंक। अंतिम का जो 2 अंक होगा वह कितना होगा 1 1। तो यही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 53 से विभाजित होने वाली और यही इस सवाल का उत्तर है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को। एक और तरीका है ऑप्शन से, ऑप्शन से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 53 से विभाजित होने वाली। तो ऑप्शन में भी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिया गया होगा 53 से विभाजित होने वाली। तो आप सबसे पहले चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को पकड़ो जो 6 अंकों की तो संख्या होनी चाहिए लेकिन सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी जो है वह 6 अंकों की तो संख्या है ही, बट 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले आप ऑप्शन सी को चेक करो कि क्या ये संख्या जो है वो 53 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये संख्या 53 से विभाजित नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा और अगर बी भी नहीं होगा तो फिर सी को और इस प्रकार से फिर डी को चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा उत्तर होगा, यानी ये जो है वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 53 से विभाजित होने वाली। लेकिन ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 5 और बी के 30% का औसत 13.5 है। ए के 3/5 एवं बी के 30% का जो औसत है वह 13.5 है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए के 3/5 तथा बी के 30% का जो योगफल होगा वह 27 होगा। क्या इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्योंकि अगर मान लीजिए दो संख्याओं का औसत अगर x है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा तो 2x हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने 13.5 में 2 से गुना कर दिया है ताकि हमें इन दोनों का सम मिल सके। अब एक और इक्वेशन बन सकता है। सवाल में कहा है कि b के 3/8 गुने और c के 25% का औसत जो है ना वह 15 है। b के 3/8 गुने b के 3/8 एवं c के 25% का जो औसत है वह 15 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b के 3/8 एवं c के 25% का योगफल जो होगा वह 30 होगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। ये इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो। इसका यूज नहीं करना है, बस देखिए सेकेंडों में आंसर निकल के आएगा। अब लास्ट लाइन देखिएगा, कहा a जो है ना वह c का 5/12 गुना है। a जो है वह c का 5/12 गुना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहा है कि a जो है ना वह c का 5/12 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a और c का जो अनुपात होगा वह होगा 5:12, यानी a और c का जो रेशियो होगा वह 5:12 हो जाएगा। मतलब अगर a की वैल्यू 5 होगा तो c की वैल्यू जो होगा वह 12 होगा। अभी इसका यूज हमें कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस a की वैल्यू अनुपात 5 का मान यहाँ अगर मैं रख दूँ तो हमें v की फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? जब c की वैल्यू यहाँ पे 12 में रख दूँ, यानी कि c की जो अनुपातिक मान है 12 उसको अगर आप यहाँ पे रखोगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ से v की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा। कैसे वो देखिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस c का 25% और b का 3/8 इन दोनों को हम लोग अगल बगल मतलब अदल बदल कर सकते हैं। आप कहोगे बदल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसको बदल देते हैं। c का 25% आप इसको लिख सकते हो, c का 25% आप प्लस b के 3/8 गुने, यानी अब यहाँ आप देख रहे हो b के दोनों वैल्यू एक जगह पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से हम b की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। अब आप क्या करो कि a के जगह पर आप कितना पुट कर दो, 5 पुट कर दो और c के जगह पे आप 12 पुट कर दो। ध्यान रहे ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमारा रेशियो वैल्यू है, ये हमारा
रेशियो वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब ए के जगह पर 5 रखोगे तो 5 का 3/5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तथा यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी का, ये हो जाएगा 30% का मतलब होता है कितना, 3/10, तो ये हो जाएगा कितना 3b/10 इक्वल टू ये आपको हो जाएगा कितना 27। कोई दिक्कत। अब सी की जगह पर जब यहाँ पर ए की जगह पर 5 रखा है और सी की जगह पर जब आप 12 रखोगे तो 12 का 25% 1/4 होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर से 3, यानी कि 12 का 25% 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3b/8 हो जाएगा, 3b/8 इक्वल टू इधर आपको मिल जाएगा कितना 30 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो आप, हमें चाहिए b की वैल्यू, v की फाइनल वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो सबको माइनस करोगे ना, सबको अगर आप माइनस करते हो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 3b/10 में से 3b/8 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम तो 40 हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा 12b में से 15b माइनस करोगे तो ऊपर में मिल जाएगा आपको कितना -3b, और नीचे तो 40 ही बनेगा। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, 27 में से 3 को माइनस करोगे तो -3 होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाओगे कि v की वैल्यू आपको मिल गया कितना 40, v की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है कितना 40, b की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है कितना 40 मिल गया है। अब अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ तो हमें a की वैल्यू मिल पाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से आप 5 को हटा दो, अब हमें चाहिए a का फाइनल वैल्यू, a का फाइनल वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं b का यहाँ पर फाइनल वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर आप 40 रखोगे तो 40 का 30% जो होता है वह कितना होता है, 12 होता है। 40 का 30% जो होगा वह 12 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब a का 3/5 प्लस 12 बराबर 27 है, तो 27 जब इधर आएगा तो ये 12 के साथ माइनस होगा तो कितना होता जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा कितना 15 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और ये बट्टा वाला 5 जब इधर आएगा तो गुना होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 25, a की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है 25, b की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है 40। अब हमें चाहिए c की फाइनल वैल्यू। अब देखिए a का अनुपात में मान जो है वह 5 है, लेकिन वास्तव में मान जो है वह 25 है। मतलब 5 की वैल्यू अगर 25 है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 5 होगा, तो अनुपात 12 का मान जो होगा वह कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि c की फाइनल वैल्यू 60 होगी, a की फाइनल वैल्यू 25 होगी, और b की फाइनल वैल्यू जो होगा, रियल वैल्यू जो होगा वह 40 होगा। और इन्हीं तीनों संख्याओं का योगफल हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि a प्लस b प्लस c, इन तीनों का सम कितना होगा। तो आप जोड़ दीजिए 25 प्लस 40 प्लस 60, तो देखिए इन दोनों का सम 100 प्लस 25, यानी कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा, तीनों का सम जो होगा वह 125 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा समय मैं लेता हूं किसी भी सवाल को एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 100% आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 243 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या आप बताइए जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 243 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या 243 जो है वह कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। तो आप पाओगे कि 243 जो है ना वह कोई प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके अंकों का योगफल जो है वह 9 हो रहा है, और 9 जो होता है वह 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चल गया कि 243 जो होगा वह एक प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो आप हमें ये बताइए कि 6 अंकों की जो भी संख्या होगी 243 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, वो संख्या जो होगा वह 3 और 9 से भी विभाजित होगा। इतना बात आपको पता होगा कि अगर ये संख्या 243 किसी संख्या को डिवाइड करेगी तो 243 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सारे फैक्टर से भी वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा, है कि नहीं है। तो आप ढूंढिए चारों ऑप्शन में से, आप वो ऑप्शन ढूंढिए जो 3 और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा गया है 4 9 है, और अंतिम से लिखा गया है अंक जो है वह 4 5 है। ये नंबर जो है वह 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की संख्या जो है वह 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि 9 का मल्टीपल है, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। अंतिम के दोनों अंक जो हैं इसका योगफल बन रहा है 4 + 5 जो होता है वह 9, और 9 जो होता है
वह 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो यही 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या होगी 243 से विभाजित होने वाली। बाकी के कोई भी ऑप्शन जो है वह ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 9 से डिवाइड हो रहा है। आप देखो ना, ऑप्शन ए को चेक करो तो ऑप्शन ए के अंतिम के 4 अंक 9 है, लेकिन अंतिम से इधर जो है लास्ट 2 डिजिट को छोड़ दीजिए तो इधर स्टार्टिंग के 4 अंक 9 है, लेकिन अंतिम 2 अंक जो है वह 4 और 3 है। 4 और 3 का सम जो होता है वह ना तो 3 से डिवाइड होता है और ना ही 9 से डिवाइड होता है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी को भी देखिएगा तो इसमें 4 9 है तो 3 और 9 से डिवाइड होगा ही, लेकिन अंतिम 2 अंक 4 और 7 है तो 7 4 11 ना तो 3 से डिवाइड होगा और ना ही 9 से। ऑप्शन नंबर डी में भी यही है, अंतिम के दोनों अंक जो है वह 4 और 9 है तो 9 4 हो जाता है कितना 13, 13 ना तो 3 से डिवाइड होता है और ना ही 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन डी ये सब छट जाएगा और एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 243 से विभाजित होने वाली, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चुटकियों में ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो, बाकी ट्रेडिशनली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 254 को सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 257 की ओर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 257 की ओर हम लोग चलते हैं। कहा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य हो सके। नंबर जो लिखा गया है वह है 5m, आगे लिखा गया है 8 3m, आगे लिखा गया है 4m 1, आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है ये जो नंबर है वह 9 से डिवाइड है, ये सवाल में दिया गया है। तो आपको पता करना है कि m के सबसे मैक्सिमम वैल्यू और m के सबसे मिनिमम वैल्यू का प्रोडक्ट कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। m के सबसे बड़ी वैल्यू और m के सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग जानना चाहते हैं कि m की वैल्यू हम अधिकतम से अधिकतम क्या लें और कम से कम क्या लें कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई भी संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो उस संख्या में जितने भी अंक होते हैं उन सारे अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर तो 3m दिख रहा है, m + m + m 3m। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं। तो कांस्टेंट डिजिट है 1 + 4 5, 5 3 8, 8 3 होता है कितना 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। फिर से जोड़ लीजिए 5 3 8, 8 और 8 16, 16 और 5 कितना है 21, 4 + 1 5, 5 3 8, 8 + 8 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 + 3m। अब अगर ये नंबर 9 से डिवाइड है और रिमाइंडर आप 0 रखना चाहते हो तो सोचिए m की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आप सोचिए m की एक तो मिनिमम वैल्यू चाहिए और एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो सोचिए m की वैल्यू हम क्या 0 रख सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं रखोगे। अगर आप m की वैल्यू 0 रखोगे तो अंकों का योगफल जो होगा वह 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो m की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। लेकिन क्या m की वैल्यू 2 रख सकते हैं? 2 भी रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 21 6 कितना होगा 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर मैं m की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और 21 और 6 होता है 27 और 27 जो होगा वह किससे डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या इसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 21 + 3 24, 24 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो m की पहली वैल्यू हमें मिल गया है, m की मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया है 2, यानी m की सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो ये नंबर जो होगा वह 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगा ये आप हमें बताइए, m की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो 9 × 27 + 21 यानी 48 और 48 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैं अगर m की वैल्यू 8 रखता हूँ, चूंकि एक m की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और दूसरी m की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू हमें पता चल गया है 2 है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं m की वैल्यू 8 रखता हूँ तो यहाँ 8 × 24 और यहाँ पर 21 बनेगा, और 21 और 24 का सम जो होता है वह कितना होता है 45, और 45 जो होगा वह 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, m की जो मैक्स वैल्यू होगा वह 8 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। तो इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 × 8 क्या हो जाएगा
16 हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी कि m की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का गुणनफल जो हो जाएगा वह कितना होगा, 16 होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। m के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वह कितना होगा, सवाल में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनके घनों का अंतर 1850 है तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है, दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, उन्हीं दोनों नंबर के क्यूब का डिफरेंस दे रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है उन्हीं दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए सारे ऑप्शन को देखोगे ना तो सारे ऑप्शन भी उटपटांग टाइप का दिया गया है, यानी कि सारे ऑप्शन जो है वह इरेशनल नंबर दिया गया है। तो यहाँ से आप ऐसे दो नंबर भी नहीं सोच सकते हो जिसका डिफरेंस जो हो वो 5 हो और क्यूब का डिफरेंस जो हो वो 1850 हो, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, ट्रेडिशनली ही सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा दो संख्याओं का अंतर जो है ना वह 5 है, तो मान लीजिए पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या y होगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर अपने को सवाल में दिया गया है 5 है, एवं इन्हीं दोनों संख्याओं के क्यूब का डिफरेंस जो है वह 1850 है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब देखिए ये वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, वो देखिए इस वैल्यू को निकालने से पहले सबसे पहले आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। जब एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलेगा। अब चूंकि एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है तो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, जब एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है तो वहाँ से आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी पता चल जाएगा। अब जब एक्स माइनस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो वहाँ से हम लोग इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को गुना कर देंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, मतलब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगा वो देखिए। एक चीज़ आप बताइए, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस ए बी होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से काम नहीं चलेगा, इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको चाहिए ए बी की वैल्यू, और ए बी की वैल्यू यहाँ से आप तब पता कर पाओगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा। तो ये वैल्यू भी हमें नहीं है पता और ये वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं इसके साथ। देखिए क्या कर सकते हैं वो देखिए, इस a माइनस बी को आप ऐसे ही रहने दीजिए a माइनस बी, और ध्यान दीजिए कि इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 3ab। आप कहोगे ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका स्क्वायर आप तो निकालोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab होगा, और माइनस 2ab को प्लस 3ab के साथ ऐड करेंगे तो प्लस का ab मिल जाएगा। यानी इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 3ab। अब ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, और ये वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब की वैल्यू आपको दे रखा है 1850, तो इसको आप 1850 रहने दीजिए। ए माइनस बी का मान आपको दे रखा है कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 आप प्लस 3ab। ये इस ब्रैकेट की वैल्यू मिलेगा आपको 25 प्लस 3ab, और फिर जब इस ब्रैकेट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा कितना 125 हो जाएगा 125, और 125 को आप जब 5 से जब 3ab को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 15ab। इसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब ये वाली वैल्यू जब इधर आएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 15ab का मान जो हो जाएगा वह 1725 हो जाएगा ना, हाँ 1725 हो जाएगा। 1850 में से 125 को माइनस करोगे तो मान लीजिए अगर 1850 में से 100 को माइनस करते तो 1750 होता। अब चूंकि 25 भी एक्स्ट्रा माइनस करना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1725। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू पता कर सकते हो, यहाँ से आप ए बी की वैल्यू पता कर सकते हो। कैसे वो देखिए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 15 से कितने बार में कटेगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 2,
फिर बनेगा 22, 22 को फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लग जाएगा। अब रिमाइंडर है 7, अंतिम अंक है 5, तो 75 बनेगा। तो 75 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 पचे 75, यानी कि ए बी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया है 115। ए बी का मान हमें पता चल गया है कि ए बी की जो वैल्यू होगी वह 115 होगी, ये हमने अभी निकाल लिया है। अब इसको आप स्क्वायर कर दो, इसको आप स्क्वायर करो। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ए बी की जगह पे ना एक्स वाई लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी की जगह पर आप एक्स वाई लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप एक्स वाई लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्स वाई का मान जो होगा वह 115 होगा। अब एक्स वाई की वैल्यू अगर 115 चल गया है तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, यही हो जाएगा। अब इसका मान, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट अपने को गिवन है, अभी अपने निकाला है 115, तो ये 115 यहाँ पे रखोगे तो ये बनेगा माइनस का 230, और माइनस का 230 जब इधर आएगा तो प्लस का 230 होगा, प्लस का 230 अब प्लस 25 ये हो जाएगा 255, यानी कि प्लस का 255, प्लस का 255। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो होगा वह 255 होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 255 है, एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है कितना है 115 है। तो क्या हम लोग यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे आसानी से निकाल सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही हो जाएगा। तो इसका मान अपने को पता है कितना है, इसका मान अपने को पता है 255 है, प्लस एक्स वाई की वैल्यू भी हमें पता है कितना है 115 है, 115 दुना ये हो जाएगा 230, और 230 को आप 255 के साथ ऐड करोगे तो कितना बनेगा 485 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 485, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको मिल गया है कितना 485। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा रूट अंडर 485, ठीक, रूट अंडर 485। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गया है, x माइनस वाई की वैल्यू भी मिल गया है, तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। तो यहाँ से दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका मान आपको पता है 5 है और इसका मान है रूट अंडर 485, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 इंटू रूट अंडर 485। कौन सा ऑप्शन दिया गया है 4 इंटू रूट अंडर 484, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा 59 है, एवं उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 1150 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 259, दो संख्याओं का अंतर दिया गया है या योगफल है, योगफल दिया गया है। x प्लस वाई का मान जो है ना, x प्लस वाई का मान जो है वह 59 है, जबकि x और y का मान, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है x y की वैल्यू जो है वह 1150 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है और ये वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, जब भी x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा हो, एक्स वाई की वैल्यू दे रखा हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपने मन से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 59 का स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेगा 59 का स्क्वायर, उसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक जो बनेगा वह 81 बन रहा है। यूनिट डिजिट जो बन रहा है वह 1 बन रहा है, और 9 है तो ये बन जाएगा 81 छोड़ दीजिए, यानी 59 का स्क्वायर जब आप करोगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 1 होगा। ये बात अपने को पता है, यानी इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 1 होगा। इतना बात अपने को पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का, चूंकि x प्लस वाई बराबर है अगर इतना, तो x इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा बनेगा, और ये हो जाएगा कितना 59 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1150 रखोगे, तो 1150 को जब यहाँ पर रखोगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2300, और प्लस का 2300 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2300 बन जाएगा।
ऐसा बनेगा। अब इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 9 का स्क्वायर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 1 होगा, यानी कि 59 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 1 होगा। और यहाँ से इन दोनों का यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो जो भी हमारा इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आप कहोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और यही सवाल का उत्तर है। ज़्यादा कुछ है नहीं, है कि नहीं। बाकी तरीके तो सबको पता ही हैं, और वैसे भी ये सब सवाल सॉल्व करने लायक नहीं है, आप सेकेंडों में उड़ा सकते हो मन ही मन सोच के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 260 की ओर। क्वेश्चन नंबर 260 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 260 कहा है कि यदि एक संख्या 11 से विभाज्य है तो a माइनस बी का न्यूनतम मान कितना होगा। नंबर आपको दे दिया गया है A9257, 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 B 684। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो a माइनस बी का न्यूनतम मान कितना होगा ये आपको पता करना है। A9257, A9257, B 684, ठीक है। ये नंबर अगर 11 से डिवाइड है तो आपको बताना है a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो 11 का विभाज्यता का नियम है, जितने भी ऑड प्लेस पे नंबर है उन सब का सम आप निकाल लीजिए। फिर जितने भी ओड प्लेस पे नंबर है उन सब का भी आप सम निकाल लीजिए, और फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए ऊपर से ऐड करते हैं। तो 6 4 10, 10 प्लस 7 17, 17 2 19, 19 अब प्लस कितना होगा a, तो ये बन जाएगा 19 अब प्लस a, 19 प्लस a, ठीक है। अब ऑड डिजिट पर जितने भी नंबर हैं, ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उन सब का सम निकालिए। 8 प्लस b, ठीक है। 8 5 13, 13 और 9 होता है कितना 22, तो ये हो जाएगा 22 अब प्लस b। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वह या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, ये होगा प्लस का 3। 22 में से 19 को घटाओगे तो प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का b और माइनस का a, बराबर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो बताइए इन दोनों का मान, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वह या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। आपको बताना है कि इसके जगह पर a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगा। a माइनस बी का मिनिमम मान कितना होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आप सोचिए जरा कि b माइनस ए की जगह इसके जगह पर मैं कौन सी वैल्यू रखूं छोटी से छोटी, कि दोनों का सम जो हो या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा, अगर आप यहाँ पे -3 रखोगे, -3 अगर रखोगे तो ये हो जाएगा +3 -3, दोनों का सम जो होगा वह 0 हो जाएगा, तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन -3 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है क्या? नहीं है। तो इसके अलावे क्या दिया गया है? इसके अलावे दिया गया है क्या, आप सोचिए अगर b माइनस ए की जगह मैं 8 रख देता हूं तो 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, और नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वह 11 के मल्टीपल के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि b माइनस ए का मिनिमम मान जो होगा वह कितना होगा, +8 होगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो माइनस कॉमन जब आप लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a माइनस बी की वैल्यू जो होगा वह -8 होगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। ज़्यादा कुछ है कि नहीं? है नहीं, है ना। आप -8 हो या +8 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 261 की ओर। क्वेश्चन नंबर 261 को देखिएगा, यहाँ पे एक 9 डिजिट का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 261 को देखिए, एक 9 डिजिट का नंबर है और नंबर लिखा गया है 1263478, 1263478, 63487, 487 XY। ये नंबर जो है ना वह किससे डिविजिबल है, 8 और 5 से डिवाइड है।
ये नंबर जो है वह 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो आपको बताना है x और y का अधिकतम मान क्या होगा। x और y का अधिकतम मान क्या होगा। x की भी मैक्स वैल्यू बताइए और y की भी मैक्स वैल्यू बताइए। x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। एक चीज़ बताइए, अगर ये नंबर जो है वह 8 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगा ये आप बताइए। अगर ये नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल होता तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाता 5। अब चूंकि ये नंबर 8 से और 5 दोनों से डिवाइड है तो एक बात यहाँ से पक्का पता चल गया है कि y की जो वैल्यू होगी वह 0 होगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पर आप ओड नंबर रखोगे तो ये नंबर 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे तो ये नंबर 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो ये नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गया है 0 होगा। y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। तो अब आपको चाहिए x की मैक्सिमम वैल्यू। तो सोचिए x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर आप 9 रखोगे तो क्या नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। आप कहोगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72, मतलब कि रिमाइंडर 7 आ जाएगा, नहीं होगा 8 से डिवाइड। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 8 रखता हूं तब भी ये नंबर 8 अगर मैं रख दूं तो ये नंबर बन जाएगा 780। ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। कैसे हुआ देखिए 8 9 72। अच्छा ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन x की वैल्यू अगर आप 6 रख देते हो, x की वैल्यू अगर 6 रखोगे तब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 9 72 रिमाइंडर 4 मिलेगा, लास्ट डिजिट 0 है तो ये बन जाएगा 40। 8 से डिविजिबल है तो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वह 6 होगा और यही सवाल का उत्तर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 262 की ओर। क्वेश्चन नंबर 262 को देखिए, कहा है कि 5 अंकों की संख्या है और ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। कहा है एक 5 अंकों की संख्या है, संख्या लिखा गया है 4 5 7 AB। ये नंबर जो है ना वह 3 7 और 11 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है a² + b² अब माइनस AB का मान कितना होगा, यही सवाल ना पूछा जा रहा है हमसे। हाँ, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो AB की वैल्यू हमें सबसे पहले पता करना है। कैसे पता करेंगे वो देखिए, अगर 5 अंकों की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या अगर 3 7 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो होगा 5 अंकों की जो संख्या होगी वह 231 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 7 11 का एलसीएम जो होगा वह 231 होगा। तो ये 5 अंकों की संख्या जो होगा वह 3 7 11 के साथ साथ 231 से भी डिविजिबल होगा, इतना बात अपने को पता है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि ए की भी मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं और बी की भी मैक्सिमम वैल्यू रख के 231 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको हम 99 से माइनस करके वो हमारा फाइनल वैल्यू होता है ए बी का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये नंबर आपको मिलेगा 4 5 7 9 9 ऐसा मिलेगा। अब ये नंबर हमारा अगर सही वैल्यू है तो ये नंबर जो होगा वह 231 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी इन सब से डिविजिबल होने वाली वो इसका मल्टीपल होगा। तो अगर ये हमारा नंबर है तो ये नंबर 231 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ये 231 से डिविजिबल नहीं होगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 99 में से माइनस करेंगे तो वही हमारा ए बी की वैल्यू होगा। तो चलिए इसको आप लगाइए, कितने बार में लगेगा, तो आप कहोगे 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में 462 हो जाएगा, नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा, है ना, एक बार में लगेगा। तो ये हो जाएगा 231 6, 5 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप रख लीजिए 9। अब ये कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा क्या, 9 बार में लग जाएगा। 9 बार में अगर आप जाते हो तो ये हो जाएगा, 9 बार में अगर आप जाते हो तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 दूना 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 में से 9 घटेगा 0, 16 में से 7 घटेगा 9 हो जाएगा 1, ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अंतिम अंक जो है वह है 9। ठीक है, फिर इसको अब 8 बार में लेके जाइए। 8 बार में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 बार में लेके जाओगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4 हो जाएगा बाकी 2, 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से 9 में से 8 घटेगा 1 होगा, यहाँ पे 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल रहा है कितना,
रिमाइंडर मिल रहा है 61। मतलब ये जो 45799 आपने नंबर लिया है, ये नंबर 231 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसको हम 241 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है कितना, 61। हमें चाहिए ए बी की वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो दो नंबर आपने अपने मन से रखा था, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पर जो दो अपने मन से वैल्यू रखा था 9, इसमें से रिमाइंडर को आप माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वही ए बी की वैल्यू होगा। तो 9 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 8। 9 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर अगर ए की जगह पर आप 3 और बी की जगह पर आप 8 रख दोगे तो ये नंबर जो भी होगा वह 231 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका मान कितना होगा। तो ए की वैल्यू हमें पता है 3 है, बी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 8 है। यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस बी का स्क्वायर यानी 64 माइनस 24, यही ना होगा। 64 9 कितना हो जाएगा, 73 में से 24 को घटाओगे 73 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 4। 49 उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत ही आसान। तो देखिएगा सवाल में कहा है यदि 9 अंकों की एक संख्या 11 से विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान कितना होगा। नंबर लिखा गया है 25987। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है 6p05। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो आपको बताना है पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा। पी स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब पी की वैल्यू हमें चाहिए। पी का मान कैसे पता चलेगा वो देखिए, 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए, इन दोनों का सम, फिर 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 इन दोनों का सम। ये हो जाएगा कितना, 5 प्लस पी 12 और 9 कितना होता है 21 अब प्लस 2 यानी कि 23 अब प्लस पी माइनस कितना हो जाएगा 6 8 6 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो 23 में से 19 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 4, तो ये बनेगा प्लस का 4 अब प्लस पी, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। सोचिए मैं यहाँ पर p की वैल्यू क्या रखूँ कि ये नंबर या तो इन दोनों का सम 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहोगे दोनों का सम 0 तो नहीं बनेगा, अगर 0 बनेगा तो p की वैल्यू -4 रखना होगा, लेकिन p एक पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो p की वैल्यू हमें यहाँ पर 7 रखना होगा। तो p की वैल्यू अगर 7 रखते हो तो दोनों का सम 11 का मल्टीपल बन जाएगा, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही पूछा है कि बताइए कि पी स्क्वायर प्लस 5 का मान कितना होगा। तो पी स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 49 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। 49 अब प्लस 4 49 अब प्लस 4 49 अब प्लस 5 न 54। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। 99 से विभाज्य है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। एक 9 अंकों की संख्या है, नंबर लिखा गया है 8475। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है 639AB 639AB। ये नंबर जो है वह 99 से डिविजिबल है, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, तो कैसे ए बी की वैल्यू पता चलेगा वो देखिए। ए बी की वैल्यू कैसे पता चलेगा वो देखिए। अच्छा, इसको ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी का मान, और वो जो भी ए बी की वैल्यू होगा उसको जब आप यहाँ पे रखोगे तो वो नंबर जो हो 199 से डिविजिबल हो, मतलब 9 और 11 से भी डिविजिबल हो। आप सोचिए ज़रा सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैं इसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए बी का मान क्या होगा कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 9 3 12 होता है, 12 6 18 और 5 होते हैं कितने 23 7 30 4 34 और 8 कितना होता है 42। तो ये बन जाएगा 42 अब प्लस ए बी। ठीक, ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। उस दशा में ए और बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखें,
कि इन दोनों का सम जो हो वह 9 का मल्टीपल हो जाए। सोचिए ज़रा। अच्छा, जो भी होगा a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए ये बताइए कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। एक तो हो पाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू या तो आप 3 रख लो तो 42 प्लस 3 45 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और भी आगे वैल्यू हो सकता है। तो आप देखिए कोई ऑप्शन में है जिसमें a प्लस बी का मान 12 हो जाए। आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, ऑप्शन ए दे रखा है कितना, 6 4 10, ठीक, ए 6 4 10 है तो 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52 होगा, तो नहीं 9 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। बी भी नहीं होगा क्योंकि 8 हो रहा है ए प्लस बी का सम। सी भी नहीं होगा क्योंकि सम जो है वह 12, अच्छा सम जो हो रहा है वह 12 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दोनों का सम जो हो रहा है वह 9 3 12 हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है। तो या तो हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा या हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं सी को रखता हूँ, एक बार मैं सी को लेके चलता हूँ। हमें पता है या तो हमारा उत्तर या तो ऑप्शन डी होगा या सी होगा। ऑप्शन सी को सबसे पहले अगर आप लेके चलोगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है कि ए का मान 3 और बी का मान जो है वह 9 दे रहा है ना। तो चलिए ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ और बी की मान यहाँ पर मैं 9 रख देता हूँ, तो ये पक्का है कि हमें नंबर जो मिलेगा वह 9 से डिविजिबल होगा। हमें बस ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए 9 9 18, ये 9 है, ठीक है। 18 और 6 24, 24 और 7 कितना होता है 31, 31 और 8 होता है कितना 39, कितना हो जाएगा 39। अब ये देखिए 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, ठीक। दोनों के बीच का अंतर 9 में से 5 को घटाओगे तो 4 मिलेगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2। तो दोनों के बीच का अंतर ना तो 0 आ रहा है और ना ही 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 11 से 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन डी में जब ए की वैल्यू आप 4 रखोगे, यहाँ पे जब ए की जगह 4 और बी की जगह पर जब आप 8 रख दोगे तो देखिए ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, वो देखिए 9 8 17, 17 और 6 होता है कितना 17 और 6 हो जाएगा 24, 17 और 6 24 होगा, और 24 और 7 31, 31 8 39 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा 4 3 7, 7 5 12, अब 12 4 हो जाएगा कितना 16। इसमें से 16 को आप माइनस कर दीजिए, 9 8 17, ठीक बन जा रहा है, 9 8 17 बनेगा, 9 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 17 6 23 होता है, ना कि 24 होता है, ठीक है। 17 6 23, 23 और 7 होता है 30, 30 8 हो जाएगा 38, 38, ठीक है, 38 हो जाएगा। 38 में से 16 को घटाओगे तो यहाँ पर 22 मिलेगा, और ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। आज 266 को क्वेश्चन नंबर 266 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि यदि किसी संख्या को 624 से भाग किया जाता है, x को अगर हम 624 से भाग करें, x को अगर हम 624 से भाग करें तो शेषफल हमें 53 मिलता है। यदि उसी संख्या को अगर 16 से भाग किया जाए तब शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है, सॉरी यहाँ पर वाला जो डिवाइज़र होता है, जैसे 16 जो है वह यहाँ पर जो डिवाइज़र होगा उसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए ये जो 16 है वह 624 का एक फैक्टर है। 624 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। तो उस दशा में मतलब ये वाला जो नंबर है, अगर यहाँ पर जो नंबर है उसका एक फैक्टर हुआ तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारा x की वैल्यू होता है। यानी x की जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा 53 होगा। तो यहाँ पर 53 रख दीजिए और 53 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 16 तिया 48, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 266 का ऑप्शन नंबर डी। इस 2310 Q2 ये नंबर जो है ना वह 11 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो P और Q का गुणनफल कितना होगा, P और Q का प्रोडक्ट कितना होगा, जहाँ पर P की वैल्यू जो है वह Q से बड़ी है, ये सवाल में दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है
कि बताइए P और Q का गुणनफल कितना होगा। बेसिकली हमसे सवाल में P और Q का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। अब P और Q की वैल्यू कैसे पता करते हैं वो देखिए। चुपचाप इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल ही लगानी है। अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है तो उस नंबर के जितने भी इवन प्लेस पे नंबर हैं उन सब का आप सम निकाल लीजिए। फिर जितने भी नंबर ओड प्लेस पे हैं उन सब का नंबर सम निकाल लीजिए। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर दोनों नंबर के डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं जितने भी नंबर जितनी भी डिजिट इवन प्लेस पे हैं उन सब का हम लोग सम निकालते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 + 0 यानी कि 2 + 3 5 प्लस p 5 + p। अब ये हो जाएगा 5 अब + 8 यानी कि 13 + p। ये हो जाएगा 13 अब + p। अब जितने भी डिजिट ओड प्लेस पे हैं उन सब का सम निकाल दीजिए। तो q + 1 q + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा q + 3 हो जाएगा, q + 6 हो जाएगा और q + 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 अब + q। यही हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तब ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो उस दशा में P और Q की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है। अब देखिए 13 में से 11 घटेगा तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस ये हो जाएगा P ये हो जाएगा माइनस का Q। इन दोनों का सम या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो उस रूप में ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा। आप सोचिए P - Q की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि दोनों का सम या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। और ध्यान रहे कि P और Q जो है वह एक डिजिट है, नंबर नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 0 तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं P - Q की वैल्यू यहाँ पे 9 रख देता हूँ तो 9 + 2 हो जाएगा 11। मतलब कि नंबर जो मिलेगा वह 11 के मल्टीपल के फॉर्म में बन जाएगा। तो उस रूप में ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि P - Q की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 9 होगा। तो अगर P - Q की वैल्यू 9 है और P का मान Q से बड़ा है तो आप हमें बताइए कि P की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा और Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो आप कहोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है 9 है और ये बात भी हमें पता है कि P और Q जो है वह एक डिजिट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वह 9 तभी आएगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो यहाँ पर हमें पता है कि P की वैल्यू जो है वह Q से बड़ी है तो P का मान जो होगा वह 9 होगा और Q की वैल्यू जो होगा वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि P और Q का प्रोडक्ट कितना होगा। अब बताइए दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर 0 हो गई तो दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वह कितना होगा 0 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस 11 की डिविजिबिलिटी रूल ही लगानी थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 268 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन नंबर 268 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक नंबर है 9 डिजिट्स का और ये नंबर 72 से डिविजिबल है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए एक रेशियो वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले 9 डिजिट्स का नंबर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। नंबर लिखा गया है 23541 23541। आगे क्या लिखा गया है Y49X Y49X। ये 9 डिजिट्स का जो नंबर है ना वह 72 से डिविजिबल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 3x + 5y 3x, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि 3x + 5y रेशियो, आगे क्या पूछा जा रहा है 5x + 3y 5x + 3y, इन दोनों का अनुपातिक मान कितना होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मतलब कि एक्स वाई की वैल्यू हमें चाहिए। एक चीज़ बताइए, अगर ये 9 डिजिट्स का नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो ये 9 डिजिट्स का नंबर जो होगा वह 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात अपने को अच्छे से पता है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं इसमें सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो होते हैं वह 8 से डिविजिबल होते हैं। इतना बात आपको अच्छे से पता होगा। सोचिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो। तो आप कहोगे चुपचाप आप x की वैल्यू सिर्फ 6 रखिए। 6 के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। 49 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 8 के टेबल में सिर्फ एक ही जगह पर 10th प्लेस पर 1 आता है। तो
उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कब? जब ये नंबर जो होगा वह 16 बनेगा। तो यहाँ रिमाइंडर 1 बन रहा है और x की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आप कहोगे x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 पॉसिबल है और 6 के अलावे कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू जो होगा वह जब यहाँ पर मैं 6 रखूँगा तो ये नंबर जो होगा वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ पर मैं जब 6 रखता हूँ तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू जब यहाँ पर आप 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 + 9 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 2 हो जाएगा 34। तो यहाँ पे अंकों का योगफल जो बन रहा है वो बन रहा है 34 अब प्लस y, 34 अब प्लस y। और अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब y की वैल्यू आप 2 रखोगे, है कि नहीं है? अगर आप y की वैल्यू 2 रखते हो तो अंकों का योगफल बन जाएगा कितना? 36। 34 + 2 हो जाएगा कितना? 36। और 36 जो होता है वह 9 से डिविजिबल होता है। तो उस दशा में ये नंबर जो होगा वह 9 से डिविजिबल होगा। कब? जब y की वैल्यू आप 2 रखोगे। हमें पता चल गया x की वैल्यू जो है हमारा, x की वैल्यू जो होगा वह हमारा 6 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह हमारा 2 होगा। तो ये नंबर जो होगा वह 72 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए x की जगह पे 2 रख दीजिए, y की जगह पर आप क्या रखना है? x की जगह पे 7 रखिए, y की जगह पे आप 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट क्या दे रहा है? तो ये हो जाएगा 6×3 18, 5 दूना 10, 28 बन रहा है। तो जो रेशियो बनेगा वह 7 रेशियो समथिंग आएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 7:9 और यही इस सवाल का उत्तर होगा, है कि नहीं? 7:9 होगा। और वैसे भी x y की वैल्यू आपको पता को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि किसी संख्या को 3/2 से गुना करना था। किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना किया जाता है तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 269 बहुत ही आसान सवाल है। यानी कि गुना करना था किससे? गुना करना था 3/2 से, गुना करना था इस नंबर से, गुना करना था इस नंबर से, लेकिन गलती से गुना हो गया है 7/5 से। तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आप कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। तो आप कहोगे बहुत सारे नंबर हैं, तो छोटी संख्या आप कोई भी रख लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि नंबर हमारा 10 होगा। तो अगर हमारा नंबर 10 है तो हमें जो गुना करना था वो 3/2 से गुना करना था। तो 3/2 से अगर गुना करते तो हमारा रिजल्ट कितना आता? तो रिजल्ट जो हमें मिलता वो हमारा रिजल्ट जो होता वह 15 आना चाहिए था। 15 हमारा आना चाहिए था रिजल्ट। लेकिन आपने गलती कर दिया है, गलती से उसी संख्या को 7/5 से गुना कर दिया है। तो इस वजह से आपको जो नंबर मिला है वो कितना मिला है? 5 दूना 10 यानी कि 7 दूना 14। यानी आपको नंबर मिलना था 15, मिल गया है 14। तो कितने की कमी हुई है? 1 की कमी हो रही है। किस पे? 15 पे कमी हो रहा है। तो 1/15 की कमी मतलब कि कितना होता है? प्रतिशत में कितने का होता है? 6.2/3% का परिवर्तन होता है। यानी गलती से इतने प्रतिशत की हानि हो गई है। अगर आपने थोड़ा सा जो गलती किया है, गुना करना था इससे और गुना कर दिया है इससे, तो गुणनफल में इतने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया है। और यही सवाल का उत्तर है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 270 की ओर। क्वेश्चन नंबर 270 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है एक पूर्णांक n को जब 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। यदि 9n को 6 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 270 देखिए, क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270 को देखिए, कहा एक नंबर है n और n एक इंटीजर नंबर है। इसको जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 मिलता है, शेषफल 5 मिलता है। ये सवाल में दिया गया है। यदि 9n को ही 6 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। मैंने आपको कहा था कि जब भी दोनों का डिवीजर सेम हो, जब भी दोनों का डिवीजर सेम हो तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर ही हमारा n की वैल्यू होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू 5 आप रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर 9 × 5 = 45 और 45 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? 6 × 7 = 42 यानी कि रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 271 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 271। कहा है एक नंबर है जो कि 5 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो p और q के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात कीजिए।
एक नंबर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 271 में, देखिएगा नंबर लिखा गया है 579683, 579683, 579683 PQ। ये नंबर जो है ना वह 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर जो है वह 40 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि P और Q की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, P और Q की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है तो हमें एक बात तो पक्का पता चल गया है कि Q की वैल्यू जो होगा वह 0 होगा, और चूंकि लिस्ट वैल्यू ही हमसे पूछा जा रहा है तो Q का मान जो होगा वह 0 होगा, इतना बात हमें पता चल गया है। तो आप देखिए Q की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में Q की वैल्यू 0 है। तो उस यहाँ से हमें पता चला कि ऑप्शन हमारा सी उत्तर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इसमें आप क्या कीजिए कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप P की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सोचिए, चूंकि हमें लिस्ट वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, P और Q की लिस्ट वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और ये नंबर 5 और 8 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो हमें पता है कि Q का मान जो है वह 0 है, Q की वैल्यू जो है वह 0 है और अपने को चाहिए P का सबसे लिस्ट वैल्यू, Q का सबसे लिस्ट वैल्यू। तो सोचिए P की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो सके। तो आप कहोगे P की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये 32 बनेगा और लास्ट डिजिट जो है वह 0 है, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 8 चौका 32 हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं P की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, या फिर अगर मैं P की वैल्यू भी 0 रख देता हूं तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। मतलब P की वैल्यू हमें 2 रखना ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि Q की लिस्ट वैल्यू जो होगा वह 0 होगा और P की जो लिस्ट वैल्यू होगा वह 2 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, P बराबर 2 और Q बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। और वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, हमसे पूछा जा रहा था कि लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो सी और डी नहीं हो सकता है, और ए और बी में से पी की वैल्यू जो है वह कौन सा लिस्ट है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जहां पर पी की वैल्यू 2 आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाता, चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की ओर। देखिएगा कहा एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 272 को देखिएगा, एक नंबर है n और ये n बराबर जो है वो नंबर लिखा गया है कितना, 475 AB, 475 AB, n की वैल्यू जो है वह है 475 AB। ये एक इंटीजर नंबर है जिसके दहाई और इकाई के अंक क्रमशः a और b हैं। कहा n अगर 5 और 8 9 से डिविजिबल है तो 10a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमसे पूछा जा रहा है 10a प्लस b का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, जबकि ये जो नंबर है वह 5 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तब आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। एक चीज़ बताइए, अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गया है कि b की वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि 5 से अगर डिविजिबल होता, कोई इवन नंबर यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ ऑड नंबर होगा, तब b की वैल्यू हमें मिल जाता कितना 5। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक इवन नंबर भी है तो दोनों का मल्टीपल जो होगा वह 40 होगा, तो ये नंबर तभी इससे डिवाइड हो पाएगा जब इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b की वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। अब आप क्या करिए कि सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप a की वैल्यू निकालिए। सोचिए मैं a की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ कि नंबर 8 से डिवाइड हो सके, और हमें पता है b की वैल्यू जो है वह 0 है। आपके दिमाग में आएगा, अच्छा लिस्ट वैल्यू तो नहीं पूछा जा रहा है ना, a और b की लिस्ट वैल्यू हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल वैल्यू आप निकाल दीजिए। आपके दिमाग में आएगा अगर a की वैल्यू आप 6 भी रख देते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, 8 7 56 बन जाएगा, तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावे कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, इसके अलावे ऑप्शन में दिया गया है क्या, ए बराबर अगर मैं 6 रखता हूं तो 60 ऑप्शन में दिया गया क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। जब ए बराबर आप 6 रखते हो तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 10 चक 60 हो जाएगा, तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमसे कोई लिस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तो पूछा नहीं है कि इसके बारे में ए की कुछ और वैल्यू में देखूँ, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था,
यहाँ पर सी मत लगाइए, ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की ओर। क्वेश्चन नंबर 273 को देखिएगा। कहा एक नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा नंबर 88 से विभाज्य होगा। आप सबको अच्छे से पता होगा कि कोई भी नंबर अगर 88 से विभाज्य है तो वो नंबर 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगा, तभी वो 88 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से आप खुद इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 274 की ओर। कहा एक 11 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है √x + 6y की वैल्यू कितनी होगी। मुझे लगता है ऐसे सवाल आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको खुद से ही करना चाहिए था। बाकी मैं y की वैल्यू आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, XY के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब XY की नॉर्मल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा कितना, 8 7 8 8 64 3 2, यानी y की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू जो होगा वह 2 हो जाएगा। तो 12, x की वैल्यू अगर 4 आता है, चलिए y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 2 9 6 15 3 15 2 17 3 20 20 4 24 24 4 कितना हो जाएगा 28 28 8 36 36 और 7 हो जाएंगे कितना 43 43 5 48 48 6 54। मतलब x की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा और y की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। तो √x + 6y की वैल्यू जो होगा वह 4 हो जाएगा, है कि नहीं। √16 की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 175 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि 125 से डिविजिबल है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी 6 अंकों वाली एक संख्या है जो 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं 125 से विभाज्य होने वाली, वो आपको बताना है। नंबर लिखा गया है, जो 6 अंकों की जो संख्या है वो इस रूप में लिखा गया है 537XY5। ये नंबर जो है ना वह 125 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसी रूप में ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 125 से डिविजिबल होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर 125 से डिविजिबल है तो उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं वह 125 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो नंबर 125 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जो भी नंबर होगा 125 से डिविजिबल वाला और जिसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, वो नंबर आपको नहीं लेना है, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वह फिक्स कर दिया गया है कि यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए और नंबर 125 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर आपको लेना है। मतलब ये कि XY5 ये तीनों नंबर जो होना चाहिए वो 125 से डिविजिबल भी होना चाहिए और नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए XY5 इस रूप में ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 125 से विभाजित होगी। तो आप कहोगे पहली संख्या होगा 125। देखिए यहाँ पे XY की जगह पर 1 2 है और Y की जगह पर इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या जो होगा 125 से विभाजित होने वाली, तो इसमें जस्ट आप 125 जोड़ दोगे तो 250 बन जाएगा, है कि नहीं। जब इसमें आप 125 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 250 बन जाएगा और 250 125 से डिविजिबल है। लेकिन ये 250 नहीं लेना है, क्योंकि 250 का यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया है कि जो नंबर आपको लेना है उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो 250 अगर नहीं लेंगे तो 250 में अगर आप फिर से 125 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको नंबर मिल जाएगा 375। कितना मिल जाएगा, 375। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारा वो होगा 375। फिर अगर 375 में 125 ऐड करते हो तो नंबर मिलेगा 500, और 500 भी नहीं लेना है क्योंकि यूनिट डिजिट फिक्स कर दिया गया है। यूनिट डिजिट जो भी होगा वह 5 वाला लेना है। तो 500 में जब 125 आप ऐड करोगे तो फिर नंबर बन जाएगा 625 और ये नंबर आपको लेना है। फिर 625 में अगर आप 125 ऐड करोगे तो नंबर कितना बन जाएगा ये आपको बताना है। तो आपको 750 बन जाएगा और 750 भी आपको नहीं लेना है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। लेकिन हमें वो नंबर लेना है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। तो 750 में अगर हम 125 और ऐड करते हैं तो नंबर मिलेगा 875,
है कि नहीं है। अब फिर 875 में अगर आप 125 ऐड करोगे तो नंबर तो 1000 बन जाएगा। मतलब इतने ही नंबर पॉसिबल हैं, इतने ही नंबर 100 पॉसिबल हैं जो इस फॉर्म में होगा, और नंबर जो होगा वह 125 से डिविजिबल होगा, जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 होंगे। तो कितनी संख्याएं संभव हैं? सिर्फ 4 संख्याएं संभव है, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 275 का उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है तो 6x प्लस 5y की वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर भी हमें 11 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। देखिएगा नंबर लिखा गया है 48x 49 48x 49 48x 49 23y8 23y8। ये जो 9 डिजिट्स का नंबर है, ये नंबर जो है वह 88 से डिविजिबल है, मतलब कि 88 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात अपने को पता है। हमसे पूछा जा रहा है अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है तो आपको बताना है कि 6x प्लस 5y की वैल्यू कितनी होगी। 6x प्लस 5y की वैल्यू कितनी होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए, 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू मैक्सिमम लेना है तो सबसे पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू निकालिए, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। सोचिए मैं y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे चूंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर y की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे अगर मैं 8 रखता हूँ तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? क्या अगर मैं y की वैल्यू 8 रखता हूँ तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा? आप कहोगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। y की वैल्यू 9 रखने पर क्या हो जाएगा? 7 8 नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 6, हाँ, y की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ तो चूंकि y की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, लास्ट डिजिट 8 है तो 48 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें पता चल गया कितना है? 6। y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वह 6 है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आप 6 रख दीजिए और 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए 8 3 11, 11 9 20, 20 अब प्लस x, अब 20 प्लस 4 यानी कि 20 4 24, अब प्लस x हो जाएगा 24, अब प्लस x, अब माइनस ये हो जाएगा कितना? 6 2 8, 8 4 12, अब 12 8 कितना हो जा रहा है? 20। इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, तब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 में से 20 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, अब प्लस x। अब इन दोनों का सम या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उस रूप में x की वैल्यू जो होगा हमें वो 7 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू हमें मिल गया है कितना? x की वैल्यू हमें मिल गया है 7। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, y की वैल्यू भी 6 आ गया है और x की वैल्यू जो है वह 7 आ गया है। तो 7 छक 42 अब प्लस 30, यानी कि उत्तर आपको मिल जाएगा कितना? 72 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होना है। क्वेश्चन नंबर 277 को देखिएगा, अगर m को अगर 7 से भाग किया जाता है तब शेषफल आपको मिलता है 6। कहा यदि m स्क्वायर को, m के वर्ग को ही, यदि m स्क्वायर को ही 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। मैंने कई बार बोला है कि जब भी दोनों का डिवीज़र सेम हो, जब भी दोनों का डिवीज़र सेम हो, ऐसे सवालों में जब भी दोनों का डिवीज़र सेम हो तो उस केस में फर्स्ट केस का जो होता है रिमाइंडर वही हमारा m की वैल्यू होता है। यहाँ से m का मान आपको पता चल गया है, कितना हो जाएगा? 6। तो m की वैल्यू यहाँ पे आप 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36, 36 को 7 से डिवाइड कीजिए, शेषफल आपको मिल जाएगा कितना? 1। और यही सवाल का उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 278 सवाल में दिया गया है, एक नंबर है जो कि 42 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि ये नंबर जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा जो 42 से डिविजिबल होगा। देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन
42 से डिविजिबल होगा। देखिए कोई भी नंबर, क्वेश्चन नंबर 278 है, क्वेश्चन नंबर 278 है। देखिए कोई भी नंबर अगर 42 से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर अगर 42 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 42 के सारे फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए वो नंबर जो होगा वह 6 और 7 के गुणनफल से डिवाइड होना चाहिए, और 6 कहने का मतलब होगा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 42 से विभाज्य है तो वो नंबर जो होगा वह 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 7 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वो नंबर जो होगा वह 42 से डिविजिबल होगा। तो बस हमें क्या चेक करना है, इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। देखिएगा सारे ऑप्शन इवन नंबर हैं तो सारे ऑप्शन जो होगा वह 2 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा ये चेक कर लीजिए। आप देखोगे ना, आप देखोगे तो यहाँ पे अंकों का योगफल होना चाहिए 3 से डिविजिबल होने वाला, वो ऑप्शन चुनिए। तो 5 2 7 ऑप्शन ए को देखिएगा तो ये बन रहा है अंकों का योगफल 3 2 5 2 7 5 12 2 14, यानी ऑप्शन ए में अंकों का योगफल 14 है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बाकी के ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, तो अंकों का योगफल जो है वह बन रहा है 5 2 7 2 9 4 13 2 15, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो रहा है तो ये नंबर 3 से विभाजित होगा, है कि नहीं है। अच्छा ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल है क्या? लास्ट 2 डिजिट देखिए 42 है, 7 से डिविजिबल है, और यहाँ पर 7 या 21 रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, फिर बीच में 2 है तो 7 6 42 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है 25,242, 25,242 ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही नंबर है वो जो 42 से भी डिविजिबल होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। बाकी आप चेक कर लीजिए, आप पाओगे एक ही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 269 की ओर, क्वेश्चन नंबर 269 की ओर। अच्छा लग रहा होगा आपको कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपने कैसे लगाया, तो बहुत ही आसान डाटा था। बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि आप अंतिम से 3 अंक को लीजिए और लास्ट से दोनों अंक को माइनस कर दीजिए। जैसे ऑप्शन बी में क्या लिखा था 25,242, ऐसा ही कुछ लिखा था ना 25,242, तो इसको आप यहाँ पे रहने दीजिए और इसको आप यहाँ पे रहने दीजिए। इसको आप चाहो तो 3 का पेयर बना सकते हो, इसमें आगे से एक 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है। अब 242 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर जो होगा वह 7 से भी डिविजिबल होगा। तो आप देखोगे ना 242 में से 25 को घटाओगे तो जो नंबर मिलेगा आपको वो 7 से डिविजिबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह 42 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 279 को देखिएगा, कहा कि कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल होगा। तो आप चाहो तो सबको 3 पेयर बना सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 661 में से 3 को माइनस करता हूँ, 661 में से ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूँ कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन बी दिया गया है 3661। 3661 क्या ये हमारा नंबर जो होगा वह 7 से डिविजिबल होगा? तो यहाँ पर जो 3 का पेयर आप बना दीजिए। अगर मैं 661 में से 3 को माइनस करूँ तो हमें नंबर मिलेगा कितना 658। अब क्या 658 जो है वह 7 से डिविजिबल है, ये हमें चेक करना है। 7×63 होता है, रिमाइंडर 2 मिल जाएगा और यूनिट डिजिट 8 है तो 28 7 से डिविजिबल होगा। तो यही हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया वो देखिए, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अंतिम से 3 अंक को पेयर बनाया है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑप्शन नंबर बी को, यहाँ पे अंतिम से मैं 2 अंक बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमें 3 का पेयर बनाना है। आप देखिए नंबर में लिखा गया है 3661, ऐसा लिखा गया है, तो मुझे 3 का पेयर बनाना है। तो चलिए यहाँ पर तो 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन इसके आगे सिर्फ एक संख्या है, तो यहाँ पर 3 का पेयर कैसे बनेगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके आगे 2 0 लगा देता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी भी 0003 का मतलब क्या होगा 3 ही होगा, तो इसके आगे मैं 0 लगा भी देता हूँ तो इसका मान जो होगा वह चेंज नहीं होगा। तो अब 661 में अगर 3 को माइनस करोगे ना, 661 में से अगर आप 003 को माइनस करोगे तो आपको नंबर मिलेगा कितना 658, और 658 जो है वह 7 से डिविजिबल है। रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना 0। तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 से डिविजिबल है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 280 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 280 हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा। तो ये सवाल आपको खुद से करना है, बस चेक ही करना है कि कौन से ऑप्शन है जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 281 को देखिएगा, कहा है कि ये नंबर जो है ना 281 में एक नंबर लिखा गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर 22 से विभाज्य है, तो बताइए रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। रिक्त स्थान को भरी जाने वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहने का मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान के जगह पर आप 0 नहीं रख सकते हो, 0 से बड़ी वैल्यू आपको रखना होगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा 2 से डिविजिबल ही आई, चूंकि इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल ही होगा। बस 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है, अब पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 का जो भी आएगा 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 282 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 281 बना ही देता हूँ, कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 281 को देखिएगा, एक नंबर लिखा गया है, नंबर है 23 45 678 45,678। ये नंबर जो है वह 22 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात अपने को पता है। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो नंबर आएगा उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर जो है वह एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मतलब खाली स्थान पे आप 0 नहीं रख सकते हो, ये सवाल में दिया गया है। तो चूंकि ये सारे नंबर जो हैं, ये नंबर जो है वह एक इवन नंबर है, तो 2 से ये एग्जैक्ट डिविजिबल है। हमें सिर्फ इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। तो चलिए ये हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 माइनस 7 5 12, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, 7 5 12, 12 2 14, 14 अब प्लस x। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो बताइए x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो पाए। और नंबर जो होना चाहिए वो लिस्ट वैल्यू आपको लेना है ना। खाली स्थान पर सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा। तो सोचिए 21 में से आप 14 को घटाओगे तो मिलेगा कितना 7, अब प्लस माइनस एक्स 7 और माइनस एक्स बराबर 0 या 11 का मल्टीपल। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ, तो आप कहोगे x की वैल्यू, एक तो x की वैल्यू अगर आप 7 रख देते हो, x की वैल्यू एक अगर आप 7 रख देते हो तो ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं है। ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है खाली स्थान पर सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगा। खाली स्थान पे लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो यही तो होगा x की वैल्यू जो होगा वह 7 हो पाएगा। x की वैल्यू जो होगा वह 7 होगा। यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 281।